Chapter 9. Land, Soil and Water Resources. We have already read about the natural resources in the previous chapter. Land, soil and water are important natural environmental conditions, such as different elements of weather and climate, hydrological cycle, weathering of rock etc. हमने पहले के अध्याय में प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। भूमि, लैंड, मृदा, सॉइल और जल, वाटर, महत्वपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, जैसे मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट के विभिन्न तत्व, एलिमेंट्स, जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, चट्टानों का विघटन, weathering of rock, आदि। Land resource. Land is the most important natural resource as human beings live on it and obtain most of their needs from it. It is used by human beings for settlement, agriculture, transport and other activities. Even most of our clothing requirements come from land. About 95% of human food requirements are met from land. भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मनुष्य इस पर रहते हैं और अपनी अधिकांश आवश्यकताएं, नीड्स, भूमि से प्राप्त करते हैं। इसे मनुष्य द्वारा बस्तियां, सेटलमेंट्स, कृषि, एग्रीकल्चर, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे अधिकांश वस्त्र, क्लोथिंग की आवश्यकताएं भी भूमि से आती हैं। मानव भोजन की आवश्यकताओं का लगभग 95% भूमि से पूरा होता है। Land covers about 29% of the total surface area of the earth. Entire human population of more than 7 billion people today live on land. Out of that 90% people live on 30% of the land area. The remaining 10% also live on land but in hostile terrain like deserts, mountains, grasslands and in extremely cold areas. The areas are thinly populated. भूमि पृथ्वी की कुल सतह के 29% क्षेत्र में फैली हुई है। आज दुनिया की 7 अरब से अधिक जनसंख्या भूमि पर रहती है। इनमें से 90% लोग भूमि के 30% क्षेत्र में रहते हैं। शेष 10% लोग भूमि पर रहते हैं, लेकिन वे रेगिस्तानों, डेजर्ट्स, पहाड़ों, माउंटेन्स, घास भूमियों, ग्रासलैंड्स और अत्यधिक ठंडी, एक्सट्रीमली कोल्ड क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम, थिनली पॉपुलेटेड है। लैंड यूज. We use land for different purposes like cultivation, grazing, mining, setting up of industries, settlements and so on. Such land utilization is called land use. The proportion of land put to a particular use and its distribution over an area or the world is known as land use pattern. For example, agriculture, housing and roads. Differences in land use also depend on environmental problems and cultural differences of the people. Physical features of the land also put certain limits to its use. हम भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कृषि, कल्टीवेशन, चराई, ग्रेजिंग, खनन, माइनिंग, उद्योगों, इंडस्ट्रीज की स्थापना, बस्तियां, सेटलमेंट्स आदि। इस प्रकार भूमि का उपयोग करने को भूमि उपयोग, लैंड यूज कहा जाता है। भूमि को किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग में लाने का अनुपात, प्रोपोर्शन, और उसका एक क्षेत्र या पूरे विश्व में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, भूमि उपयोग पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न कहलाता है, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, आवास, हाउसिंग और सड़कें, रोड्स। भूमि उपयोग में अंतर, डिफरेंसेस,
पर्यावरणीय समस्याओं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और लोगों की सांस्कृतिक भिन्नताओं, कल्चरल डिफरेंसेस पर भी निर्भर करता है। भूमि की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स भी इसके उपयोग पर कुछ सीमा, लिमिट्स निर्धारित करती हैं। मेजर लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड आर। दुनिया के प्रमुख भूमि उपयोग पैटर्न। 1. फॉरेस्ट्स। कृषि योग्य भूमि, एरेबल लैंड। चरागाह भूमि, घास भूमियां, पास्चर लैंड, ग्रासलैंड्स। कच्ची चराई, रफ ग्रेजिंग। बेकार भूमि, वेस्टलैंड। सवाना, सवैन। खनन, मछली पकड़ने और औद्योगिक केंद्र, माइनिंग, फिशिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज पैटर्न। एक, population growth is the major factor that determines land use pattern as well as its changes, for example conversion of forest land into crop land etc. यह प्रमुख कारक है जो भूमि उपयोग पैटर्न को निर्धारित करता है और इसके परिवर्तनों, चेंजेस को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड का कृषि भूमि, क्रॉप लैंड में रूपांतरण, कन्वर्शन। लैंड यूज बाय कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। भूमि उपयोग पैटर्न को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। 2. फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी। स्थलाकृति, टोपोग्राफी, जलवायु, क्लाइमेट, पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मृदा, सॉइल और इसकी उर्वरता, फर्टिलिटी। ये सभी कारक भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का निर्धारण करती है, जबकि कठोर स्थलाकृति कृषि या अन्य उपयोगों के लिए भूमि के सीमित होने का कारण बन सकती है। 3. Occurrence of mineral deposits favor mining and also invite human settlement, transport, etc. खनिज डिपॉजिट्स का होना खनन, माइनिंग के लिए लाभकारी होता है और मानव बस्तियों, ह्यूमन सेटलमेंट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट आदि को आकर्षित करता है। यदि किसी क्षेत्र में खनिज संसाधन होते हैं तो वहां पर उद्योगों और बस्तियों की संभावना बढ़ जाती है। 4. क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल डिटरमाइन लैंड अंडर एग्रीकल्चर। कृषि में भूमि का उपयोग फसल संयोजन और मृदा की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार की मिट्टी, सॉइल, कुछ फसलों, क्रॉप्स के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जबकि अन्य के लिए कम उपयुक्त होती हैं। 5. टेक्नोलॉजी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग लैंड यूज फॉर वेरियस सेटलमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, human settlements near the high seismic zones are usually avoided. विभिन्न बस्तियों के लिए भूमि उपयोग निर्धारित करने में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए, उच्च भूकंपीय क्षेत्रों, हाई साइस्मिक जोन्स के पास मानव बस्तियों का निर्माण आमतौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में भूकंपों का खतरा अधिक होता है। लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ देशों में भूमि उपयोग। फ्रॉम द गिवन टेबल वी कैन ड्रॉ मेनी इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, दी गई तालिका से हम कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, जैसे India has a very high percentage of arable land, 57%. Australia and UK have more land under pasture. Japan has 67% of its total land area under forests. Canada, which has a good percentage of its land area under forests, has put its land area to other uses. भारत, इंडिया
में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 57%, बहुत अधिक है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में अधिक भूमि चरागाह पास्चर के रूप में है। जापान ने अपने कुल भूमि क्षेत्र का 67% वन फॉरेस्ट्स के रूप में सुरक्षित किया है। कनाडा में भी एक अच्छा प्रतिशत भूमि क्षेत्र जंगलों फॉरेस्ट्स के तहत है, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी भूमि का उपयोग अन्य क्षेत्रों के लिए भी किया है। परसेंटेज ऑफ एरिया इन countries, croplands, pastures, forests, other uses total. ऑस्ट्रेलिया 6, 56, 14, 24, 100. ब्राजील 9, 20, 66, 5, 100. कनाडा 5, 4, 39, 52, 100. चाइना 10, 34, 14, 42, 100. फ्रांस 35, 21, 27, 17, 100. इंडिया 57, 4, 22, 17, 100. जापान 12, 2, 67, 19, 100. रशिया 8, 5, 44, 43, 100. यूके 29, 46, 10, 15, 100. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 21, 26, 32, 21, 100. वर्ल्ड 11, 26, 31, 32, 100. The above land use pattern also depicts probable economic activities of the people. For example, agriculture is the dominant occupation of the people in India. To European countries, France and UK have a sizable portion of arable land and agricultural occupations are still very important. भारत, इंडिया में कृषि, एग्रीकल्चर प्रमुख पेशा है, क्योंकि यहाँ की 57% भूमि कृषि योग्य है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट करता है। फ्रांस और यूके जैसे यूरोपीय देशों में भी एक बड़ा हिस्सा भूमि का कृषि एरेबल लैंड के लिए उपयोग किया जाता है, जो यह दिखाता है कि इन देशों में कृषि व्यवसाय अब भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इन देशों में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कृषि अब भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। एक्टिविटी Study the bar graph of land use by continents and the table of land use in selected countries and answer the following question. I. What is the major land use of the world? फॉरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमि उपयोग है, जो कुल भूमि क्षेत्र का 31% है। 2. Name the countries having the highest percentage of land under crops. India 57%, फ्रांस 35%, चाइना 10%. 3. Establish a link between land use and economic development. उदाहरण के तौर पर इंडिया में 57% भूमि कृषि के लिए उपयोग की जाती है, जो इस बात को दर्शाता है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में अधिक भूमि चरागाह पास्चर के लिए उपयोग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया 56%, यूके 46%, जो यह बताता है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग एक अहम भूमिका निभाता है। इसी तरह जापान में 67% भूमि वनों फॉरेस्ट्स के तहत आती है, जो यह दर्शाता है कि इन देशों में वनोद्योग फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज का योगदान महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग के प्रकार से यह तय होता है कि किसी देश की मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, जैसे कृषि, वानिकी या औद्योगिकीकरण। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज On the basis of its use, land can be divided into private lands,
community lands and cooperative ownership. Traditionally, Adivasis in India and TR1BILs in other parts of the world consider land a community resource. In Africa, even today, many communities use pasture lands as a common resource for grazing their domesticated animals. भूमि के उपयोग के आधार पर इसे निजी भूमि, प्राइवेट लैंड्स, सामुदायिक भूमि, कम्युनिटी लैंड्स और सहकारी स्वामित्व, कोऑपरेटिव ओनरशिप में बांटा जा सकता है। भारत में आदिवासी लोग और अन्य स्थानों के जनजातीय समुदाय भूमि को एक सामूहिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स, मानते हैं। They even collect fodder, fruit, medicinal herbs for community use. Community lands are considered as a common property resource. This concept has been extended to corporate lands under globalization. Many corporate companies have established industrial parks as a common property resource. However, the ownership of the land continues to be privately owned by members or shareholders of the company concerned. उदाहरण के लिए, अफ्रीका में आज भी कई समुदाय अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए पास्चर लैंड्स का उपयोग करते हैं। वे चारा, फॉडर, फल, फ्रूट और औषधीय जड़ी बूटियां, मेडिसिनल हर्ब्स भी एकत्र करते हैं जो समुदाय के लिए उपयोगी होती हैं। इस प्रकार की भूमि को सामूहिक संपत्ति, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, माना जाता है। यह अवधारणा अब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण कॉरपोरेट भूमि, कॉरपोरेट लैंड्स में भी लागू की गई है। कई कॉरपोरेट कंपनियों ने औद्योगिक पार्कों, इंडस्ट्रियल पार्क्स को एक सामूहिक संसाधन के रूप में स्थापित किया है, लेकिन इस भूमि का स्वामित्व, ओनरशिप, निजी तौर पर कंपनी के सदस्य या शेयरधारकों के पास रहता है। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ लैंड यूज। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ लैंड यूज इज शोन ऑन द मैप बिलो. It may observe that both climate and relief factors determine land use pattern. In major parts of the world, people still practice nomadic herding and primitive agriculture, whereas in developed parts of the world, people practice commercial agriculture to get the maximum benefits from land. We should prepare a plan of land use. दुनिया में भूमि उपयोग का पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न, मानचित्र में दिखाया गया है। यह देखा जा सकता है कि जलवायु, क्लाइमेट और स्थलाकृतिक, रिलीफ कारक भूमि उपयोग के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग आज भी घुमंतू मवेशी पालन, नोमैडिक हर्डिंग और प्राचीन कृषि, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का अभ्यास करते हैं, जबकि विकसित देशों में लोग वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर का अभ्यास करते हैं, ताकि भूमि से अधिकतम लाभ, मैक्सिमम बेनिफिट्स, प्राप्त किया जा सके। इसलिए हमें भूमि उपयोग की योजना, लैंड यूज प्लानिंग, तैयार करनी चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग। The conservation of land resources takes into account the needs of the community as well that of environment, including technological development. Therefore, for this purpose, some hindrances like regionalism and disturbances in occupational structure of the people need to be overcome. भूमि संसाधनों, land resources के संरक्षण में समुदाय, community की आवश्यकताओं और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी शामिल किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कुछ रुकावटों, हिंड्रांसेस को दूर करना जरूरी है, जैसे क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म और लोगों की पेशेवर संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आने वाली विघटन, डिस्टर्बेंसेस। Soil resources. Soil is an important resource which sustains the living world.
It is the top covering of the Earth's surface. It comprises of mineral particles and decayed organic material which together help plant growth. The organic content in soil called humus. मिट्टी, soil, एक महत्वपूर्ण संसाधन, resource, है जो जीवित दुनिया, living world, को बनाए रखता है। यह पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, की ऊपरी परत, टॉप कवरिंग, होती है। इसमें खनिज कण, मिनरल पार्टिकल्स और सड़ीगली जैविक सामग्री, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, शामिल होती है, जो मिलकर पौधों की वृद्धि, प्लांट ग्रोथ, में मदद करती है। मिट्टी में जो जैविक सामग्री, ऑर्गेनिक कंटेंट, होती है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। Soil profile. In the process of weathering, rocks break down and alteration of minerals takes place on or near the surface of the earth. For weathering to take place must be in equilibrium and in contact with the atmosphere. मिट्टी का प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें चट्टानें, रॉक्स, टूटती हैं और खनिजों, मिनरल्स, का परिवर्तन, ऑल्टरेशन, पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, पर या इसके पास होता है। मौसम विज्ञान, वेदरिंग, की प्रक्रिया के लिए यह जरूरी है कि यह वातावरण, एटमॉस्फेयर, के संपर्क में हो और संतुलन, इक्विलिब्रियम, में हो। Soil is formed in a layers from parent rock upward. This layering arrangement is called soil profile. The layers of soil are also called horizon. Generally, there are three horizons designated as A, B and C. C is the bedrock, B is the subsoil above it and A is the soil proper and contains humus. मिट्टी परतों, layers, में बनती है, जो माता-पिता चट्टान, पेरेंट रॉक, से ऊपर की ओर होती हैं। इन परतों को ही मिट्टी का प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, कहा जाता है। मिट्टी की परतों को होरिजन, हराइजन, कहा जाता है। आमतौर पर 3 होरिजन होते हैं, जिन्हें A, B और C के रूप में नामित किया जाता है। C है बेडरॉक, B है सबसॉइल, और है मिट्टी की सही परत, सॉइल प्रॉपर, जिसमें ह्यूमस, होता है। Soil formation. Soil formation is a slow and complex process. It takes thousands of years to form very thin layers. Plants, animals, insects and countless bacteria besides providing materials for the formations of humus are also useful when they are alive. They sit the soil and provide open spaces within soil to take in air, oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Bacteria convert atmospheric nitrogen into usable forms. Temperature, precipitation and other chemical constituents of soil also help in soil formation. Thus, soil is formed by mechanical, chemical and biological processes. मिट्टी का निर्माण, soil formation, एक धीमी और जटिल, कॉम्प्लेक्स, प्रक्रिया है। एक बहुत पतली परत, thin layers, बनने में हजारों साल, thousands of years, लग जाते हैं। पौधे, plants, जानवर, animals, कीड़े, insects, और अनगिनत बैक्टीरिया, जो ह्यूमस, के निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करते हैं, वे अपने जीवन काल में भी मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। ये मिट्टी को सिट करते हैं और मिट्टी के अंदर खुले स्थान, ओपन स्पेसेस, प्रदान करते हैं, जिससे हवा, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद मिलती है। बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, को उपयोगी रूप, यूजेबल फॉर्म्स,
में बदलते हैं। तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, प्रेसिपिटेशन और मिट्टी के अन्य रासायनिक घटक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, भी मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। इस प्रकार मिट्टी का निर्माण यांत्रिक, मैकेनिकल, रासायनिक, केमिकल और जैविक, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। एक, क्लाइमेट. Climate is the most important factor as it affects weathering of rock, nature of vegetation and the moisture in the soil. Climate एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह चट्टानों के टूटने, वनस्पति की प्रकृति और मिट्टी में नमी को प्रभावित करता है। 2, पेरेंट रॉक और दी ओरिजिनल रॉक. Its characteristics and quality is also responsible for the type and quality of soil. For example, shales make clayey soil while sandstones contribute sand grains. Parent rock यानी मूल चट्टान, इसके गुण और गुणवत्ता भी मिट्टी के प्रकार और गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। जैसे शेल मिट्टी को चिकनी, क्लेई बना सकते हैं, जबकि सैंडस्टोन रेत के दाने, सैंड ग्रेन्स मिलाते हैं। 3, rate of soil formation mostly depends on frequent temperature changes and precipitation. सॉइल फॉर्मेशन की गति मुख्य रूप से तापमान, टेम्परेचर और वर्षा, प्रेसिपिटेशन पर निर्भर करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी तेजी से बनती है। 4, टाइम फैक्टर इज एसेंशियल बोथ फॉर सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स यूज। समय की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मिट्टी बनने में वर्षों का समय लगता है। 5, रिलीफ, एल्टीट्यूड, slope and natural agents of transportation and deposition like rivers and vines also affect soil formation. Depending on the origin of soil and their evolution, soils are classified into 2 main groups: residual and transported soils. For example, red and black soils in Deccan Plateau are residual soils, whereas the alluvial soils of Ganga Valley are transported soils. रिलीफ, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ढलान, स्लोप और प्राकृतिक एजेंट्स जैसे नदियां और हवा भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, नदियां मिट्टी के कणों को लेकर आती हैं और एल्यूवियल सॉइल, मैदानी मिट्टी बनाती हैं। 6, ह्यूमस, फ्लोरा, fauna and microorganisms in soil affect humus formation and give it black or gray color. Humus, flora, fauna और microorganisms मिट्टी में ह्यूमस, जैविक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो मिट्टी को काले या ग्रे रंग में रंगते हैं और इसकी उर्वरता बढ़ाते हैं। Soil as a renewable resource. Soil is a renewable resource. The process is, however, very complicated and slow. It takes anything from 400 to 1000 years for an inch of soil to form. Therefore, this renewability must be maintained in uninterrupted form. मिट्टी एक पुनः उत्पन्न होने वाली संसाधन है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल होती है। It takes between 400 to 1000 years to form just 1 inch of soil. इसलिए इसकी रिन्यूएबिलिटी को निरंतर बनाए रखना जरूरी है। Soil erosion. When soil is robbed of its basic properties, soil erosion occurs. Soil erosion is the degradation of soil properties by natural or human activities. To ensure that soil resources of earth remain intact, the rate of erosion must not exceed the rate of soil formation. जब मिट्टी अपनी मूल गुणधर्मों से वंचित हो जाती है, तो मिट्टी का कटाव
एरोजन होता है। एरोजन कैन हैपन ईदर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन एक्टिविटीज, और इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मिट्टी के संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है कि मिट्टी का कटाव उसकी फॉर्मेशन की दर से अधिक न हो। The rate of soil erosion must be slower than the rate at which soil forms, ताकि मिट्टी का सही उपयोग और संरक्षण हो सके। Factors responsible for soil degradation. The factors affecting the formation of soil are: 1. Soil erosion. Soil erosion is the main factor responsible for soil degradation and even its destruction. Among the factors responsible for soil erosion are deforestation, faulty agricultural practices, chemical fertilizers and pesticides. Soil erosion एक बहुत बड़ी वजह है soil degradation और उसकी तबाही की। यह तब होता है जब धरती से ऊपरी मिट्टी को हवा, पानी या इंसानी गतिविधियों से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मिट्टी अपनी पोषक तत्वों को खो देती है, जिससे खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जैसे फैक्टर इसको बढ़ाते हैं। 2. Salination. Accumulation of water on soil causes its saltiness. Irrigation canals lead to salination, thus resulting in soil degradation. Salination तब होती है जब मिट्टी पर पानी का जमाव होता है और उसकी खारापन, saltiness, बढ़ जाता है। यह विशेष रूप से इरिगेशन कैनाल्स में पानी के गलत इस्तेमाल से होता है। इस प्रक्रिया के चलते मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी, कम हो जाती है और वह कृषि के लिए अनुकूल नहीं रहती। 3. Deforestation. Deforestation leads to enormous loss of basic properties of soil. Overgrazing, overuse of chemical fertilizers, pesticides, landslides and floods also degrade these soils. डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई से मिट्टी की मूल विशेषताएं खो जाती हैं। पेड़ मिट्टी को जड़ों के माध्यम से एक साथ जोड़े रखते हैं, और जब ये पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी खुली और कमजोर हो जाती है, जिससे एरोजन बढ़ता है। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स भी सॉइल डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। इन सभी कारणों से मिट्टी की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। Conservation of land and soil resources. Conservation, it means protection, preservation and efficient utilization of resources. While it is true that nature has capacity to renew land and soil resources on its own, it is very slow process spread over thousands of years. Conservation is a human practice that has to be promoted rather than allowed to run on its own. Some methods adopted for soil conservation are. इसका मतलब है संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और कुशल उपयोग। जबकि यह सच है कि प्रकृति के पास अपनी भूमि और मृदा संसाधनों को स्वाभाविक रूप से नवीनीकरण करने की क्षमता है, यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और हजारों वर्षों में पूरी होती है। इसलिए कंजर्वेशन एक मानव प्रयास है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि इसे अपनी गति से चलने दिया जाए। एक चेक लैंड डिग्रेडेशन. Degradation of land, as explained earlier, is directly related to destruction of soil resources. Therefore, land degradation must be controlled. भूमि के क्षरण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम भूमि के संसाधनों के क्षरण को नियंत्रित करें। भूमि का नष्ट होना मृदा संसाधनों के नुकसान का कारण बनता है और इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
दो mulching. Mulch means covering with straw or compost. Bare grounds are covered with layers of organic matter, sometimes even with crude fibers or any other organic matter. This prevents torrential rainfall, animals and fast winds from causing damage to soil. It helps to retain soil moisture in cold countries. Mulching is used for the germination of seeds. Mulch का अर्थ है घास, कचरा या खाद से जमीन को ढकना। यह तरीका मिट्टी के ऊपर जैविक पदार्थों की परत डालने का होता है, ताकि पानी, तेज हवाओं और जानवरों के प्रभाव से मिट्टी को बचाया जा सके। साथ ही यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में भी मदद करता है, जो खासकर ठंडी जगहों में फायदेमंद होता है। मल्चिंग का उपयोग बीजों की अंकुरण के लिए भी किया जाता है। 3. Contour plowing. It is the cultivation of land along the contours in color to check the flow of water, which otherwise can wen away the soil. यह एक तकनीक है जिसमें खेतों को ढलान के साथ जोता जाता है ताकि पानी का प्रवाह रोका जा सके। अगर पानी को रोकने की कोशिश नहीं की जाए तो पानी मिट्टी को बहा सकता है। कॉन्टूर प्लाउइंग से भूमि की उर्वरता को बचाने में मदद मिलती है। 4. Terrace farming. Terrace farming is done in hilly areas on steep slopes. Step-like terraces with flat surfaces are made to enable the fields to hold soil and water. This reduces surface runoff as well as soil erosion. यह खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। इसमें जमीन को सीढ़ी की तरह बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी और पानी को थाम कर रखा जा सके। यह प्रक्रिया मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी के बहाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। 5. Agroforestry and other measures. Afforestation, plugging of gullies, controlling shifting agriculture and intercropping are other means of soil conservation in intercropping, as in the case of wheat. Different crops, particularly legumes like peas, are grown in alternate rows and sown at different times to help the soil retain its nutrients. Agroforestry का मतलब है कृषि और वानिकी का संयोजन। इसमें वनों का रोपण, गहरी खाइयों को भरना, शिफ्टिंग कृषि को नियंत्रित करना और इंटरक्रॉपिंग, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जैसी तकनीकें शामिल हैं। जैसे गेहूं की खेती में मटर जैसे दालों को अलग-अलग पंक्तियों में उगाया जाता है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रहते हैं। 6. Shelter belts. Trees are grown in rows and columns to prevent vines, running water and even grazing animals from causing damage to the soil. They check the speeding water and vine movement. Shelter belt plantation has been put to good use in coastal areas and dry regions. Shelter belts में पेड़ पंक्तियों में लगाए जाते हैं। ये पेड़ तेज हवाओं और पानी के बहाव से मिट्टी को बचाते हैं। यह हवा और पानी के वेग को कम करने में मदद करते हैं। शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल विशेष रूप से तटीय और शुष्क इलाकों में किया जाता है। वाटर रिसोर्सेज. Water forms the basis of life. It is a renewable natural resource. The presence of water distinguishes our Earth from other planets. The Earth is known as a watery planet because 3/4 of the Earth's surface is covered with water in oceans, seas and lakes. Water forms the basis of life क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है। यह एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो प्राकृतिक रूप से पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। पृथ्वी को एक वाटरी प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है, जैसे ओशंस, सीज और लेक्स। The Earth is about 4.6 billion years old.
It is believed that for about billion years in the beginning, there was no water on the Earth's surface. It was only when the Earth's surface was covered with water that atmosphere formed. See box. Sources of water. After the formation of all three domains of the Earth, life was formed in primitive oceans about 3.5 billion years ago. The Earth and water. पृथ्वी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है और माना जाता है कि पहले पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं था। यह तब हुआ जब पृथ्वी की सतह पर पानी फैल गया और एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। इसके बाद लाइफ प्राचीन महासागरों में लगभग 3.5 बिलियन साल पहले उत्पन्न हुआ। In the Earth's history, the area under oceans has expanded and sunk several times depending on sea level. The ocean water is saline or salty. It is not fit for domestic, agricultural and industrial purposes. The lithosphere receives water from precipitation through the process of hydrological cycle. The ocean water cycles through atmosphere and land and back again. The water that falls on the ground is freshwater and accounts for about 2.7% of all water resources on the Earth. Nearly 70% of this freshwater is found in the form of frozen ice sheets over Antarctica and glaciers on high mountains. समुद्र का पानी सलाइन होता है, यानी नमकीन। इस पानी का उपयोग डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं किया जा सकता। यह पानी सिर्फ ओशंस में पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल पानी का केवल 2.7% फ्रेश वाटर है, जो उपयोगी है। इसमें से करीब 70% फ्रेश वाटर आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका और ऊंचे पहाड़ों पर जमा है। यह पानी पीने और कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। पानी की उपलब्धता और उसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से बचा जा सके। Sources of water. There are contrary views among scientists regarding sources of the Earth's water. Astronomers consider comets, formed of gaseous clouds which hit the primitive Earth frequently, as the source of water on Earth. Geologists, on the other hand, consider volcanic eruption as the source of water on the Earth. Ever since oceans and seas were formed, they maintained certain kind of level with respect to land. This is known as sea level. Find out how present phase of global warming is impacting the sea level. वैज्ञानिकों के बीच पृथ्वी पर पानी के स्रोत के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, खगोलशास्त्री, मानते हैं कि कॉमेट्स, धूमकेतु, जो गैसीय बादलों से बने होते हैं, पृथ्वी से बार बार टकराते थे और इन्हीं के कारण पृथ्वी पर पानी आया। दूसरी ओर जियोलॉजिस्ट्स, भूविज्ञानी, का मानना है कि वॉल्केनिक एरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट, ही पृथ्वी पर पानी के स्रोत थे। जब से महासागर और समुद्र बने हैं, उन्होंने पृथ्वी के भूभाग के सापेक्ष एक स्थिर स्तर बनाए रखा है, जिसे हम सी लेवल, समुद्र स्तर, कहते हैं। समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि बर्फ की परतों का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ की परतें पिघल रही हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों पर बहुत गंभीर हो सकता है, जिससे समुद्र तट की भूमि खोने का खतरा बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। Harnessed fresh water. Human beings, land animals and plants use only fresh water.
Human beings use it not only for drinking and washing but also for irrigation and industrial purposes. They build canals, dams and generate electricity with the help of falling water. There is a great demand for water due to rising population. मानव, भूमि के जानवर और पौधे केवल फ्रेश वाटर, ताजा पानी का उपयोग करते हैं। मानव इसे न केवल पीने और धोने के लिए बल्कि इरिगेशन, सिंचाई और इंडस्ट्रियल पर्पसेस, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भी उपयोग करते हैं। मानव सिंचाई के लिए नदियों का पानी उपयोग करते हैं और उद्योगों में पानी की आवश्यकता होती है। वे कैनाल्स, नहरें, डैम्स, बांध बनाते हैं और गिरते हुए पानी की मदद से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करते हैं। वाटर डिमांड, पानी की मांग बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है और इसके कारण पानी की खपत भी अधिक हो रही है। Latitudinal variations. It is interesting to note that world's most densely populated areas also receive sufficient rain for their needs. Between 20 and 40 degree latitudes in both hemispheres, evaporation exceeds precipitation. Therefore, these areas along with those of equatorial region have surplus precipitation. यह ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र भी अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त बारिश प्राप्त करते हैं। Between 20 डिग्री and 40 डिग्री लैटिट्यूड्स, 20 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में इवैपोरेशन, वाष्पीकरण, एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, वृष्टि को पार करता है। इसलिए ये क्षेत्र और इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के क्षेत्र अधिक बारिश प्राप्त करते हैं। The areas where water is found in plenty include countries of Europe, South and Southeast Asia and the eastern United States of America. The dry areas include major parts of Central and West Asia, Central Australia, North Africa and the Middle East. जहां पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उनमें कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के देशों, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूर्वी अमेरिका शामिल हैं। द ड्राई एरियाज, सूखे क्षेत्र में सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, केंद्रीय और पश्चिम एशिया, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका और द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व शामिल हैं। The arid region in northern hemisphere are Sahara, Arabian and Gobi deserts. In the southern hemisphere, Atacama, Namibia, Kalahari and West Australia are also examples of arid parts of the earth. Arid regions, शुष्क क्षेत्र में सहारा, अरेबियन और गोबी डेजर्ट्स, गोबी रेगिस्तान, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एटाकामा, नमीबिया, कलहारी और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया भी शुष्क क्षेत्र के उदाहरण हैं। वाटर क्वालिटी. Water in its pure form is odorless and colorless liquid. It easily gets contaminated with hundreds of different types of waste that affect its quality. It becomes saline but does not decompose easily. Therefore, these wastes infuse disease-causing pathogens in water and make it dangerous for human or even animal consumption. The common water-borne diseases are cholera, dysentery, typhoid and amoebic infections. जल जब अपनी शुद्ध रूप में होता है, तो वह ओडरलेस, बिना गंध के और कलरलेस, रहित रंग होता है। लेकिन यह आसानी से कंटैमिनेटेड, प्रदूषित हो सकता है विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से जो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यह बिकम सलाइन, नमकीन हो जाता है
लेकिन आसानी से विघटित नहीं होता। इसके कारण ये अपशिष्ट जल में डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, रोगजनक सूक्ष्मजीव डालते हैं और इसे मानव और जानवरों के लिए भी डेंजरस, खतरनाक बना देते हैं। आम जलजनित रोगों में कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड और अमीबिक इन्फेक्शंस शामिल हैं। Water pollution is a major pollution today. It is responsible for water scarcity. Besides, there are also problems of taking piped water to far-flung and scattered rural areas. In India, only 29% of homes rural areas get water. Even in urban areas, only 65% of homes get water. Worldwide, less than 20% people in developing countries have access to clean drinking water. Water pollution, जल प्रदूषण, आजकल एक प्रमुख समस्या है। यह responsible for water scarcity, जल संकट के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, दूर-दराज और फैले हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप्ड वाटर, पाइपलाइन द्वारा जल पहुंचाने में भी समस्याएं हैं। भारत में केवल 29% ऑफ होम्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में 29% घरों को पानी मिलता है। शहरी क्षेत्रों में केवल 65% ऑफ होम्स गेट वाटर, 65% घरों को पानी मिलता है। दुनिया भर में लेस देन 20% ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देशों में 20% से कम लोग को एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी प्राप्त होता है। There is water shortage in many regions of the world on account of pollution and regional variations. Many parts of Africa, West Asia, South Asia, West United States of America, Northwest Mexico, South America and entire Australia are facing water shortage. Water shortage, जल की कमी, विश्व के कई क्षेत्रों में प्रदूषण और रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण हो रही है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी अमेरिका, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका और पूरे ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्से जल संकट का सामना कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। Water can be conserved and its quality improved at less expense than any other resource. Some of the important purification and quality improvement techniques are: पानी को बचाया जा सकता है और इसकी गुणवत्ता को अन्य संसाधनों की तुलना में कम खर्च पर सुधारा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, गुणवत्ता सुधार तकनीकों में शामिल हैं। 1. Removing impurities. Any odor or color in water is sign of an impurity. Depending on the type of impurity, these can be removed by filtration, distillation, boiling, treatment and recycling. Some of the common water contaminants are lead, salt, iron and hydrocarbons. Removing impurities, अपशिष्टों को हटाना पानी में कोई भी ओडर, गंध या कलर, रंग होना इसके प्रदूषित होने का संकेत है। अपशिष्टों के प्रकार के आधार पर इन्हें फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, ट्रीटमेंट और रीसाइक्लिंग, पुनर्चक्रण द्वारा हटाया जा सकता है। पानी में पाए जाने वाले सामान्य प्रदूषक लीड, सॉल्ट, आयरन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। Filtration. In this process, water is passed through a screen-like cloth, sand, charcoal or even a specially made filtering device to remove suspended particles. Mostly insoluble and hard impurities can be removed in this process. Filtration. संशोधन इस प्रक्रिया में पानी को एक स्क्रीन-लाइक क्लॉथ, स्क्रीन जैसी कपड़ा, सैंड, बालू, चारकोल, कोयला या यहाँ तक कि एक स्पेशली मेड फिल्टरिंग डिवाइस,
विशेष रूप से बनाई गई फिल्टर डिवाइस से गुजारा जाता है ताकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, निलंबित कणों को हटाया जा सके। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से इनसोल्यूबल एंड हार्ड इम्प्योरिटीज, अघुलनशील और कठिन अपशिष्ट को हटाया जा सकता है। 2. Distillation. This process involves boiling of the water and condensing pure steam which they can be reused. This method is very effective but expensive. Many pesticides which are not biodegradable can be removed in this way. Distillation is also used for desalination of pond or seawater. Distilled water is mostly used in hospitals. Distillation, आवर्जन इस प्रक्रिया में पानी को उबालकर प्योर स्टीम, शुद्ध भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर कॉन्डेंस, संकुचित करके फिर से उपयोग में लाया जाता है। यह तरीका बहुत प्रभावी है, लेकिन महंगा होता है। इस प्रक्रिया से उन पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों को हटाया जा सकता है जो नॉट बायोडिग्रेडेबल, जैविक रूप से नष्ट नहीं होने योग्य होते हैं। डिस्टिलेशन, आवर्जन का उपयोग डीसैलिनेशन, नमकीन पानी को मीठा करने के लिए भी किया जाता है, जैसे तालाब या समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर, आवर्जित पानी, मुख्य रूप से हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में उपयोग किया जाता है। 3. Boiling. Boiling of drinking water supplied by pipes is recommended for every household. It is also the most common method as boiling kills parasites and bacteria. Boiling पानी को उबालना एक सामान्य तरीका है। खासकर पाइप से मिले पानी को उबालना प्रत्येक घर में किया जाना चाहिए। यह तरीका काफी प्रभावी है क्योंकि बॉइलिंग से पैरासाइट्स, परजीवी और बैक्टीरिया मर जाते हैं। बॉइलिंग से पानी सुरक्षित हो जाता है और इसे पीने योग्य बनाया जाता है। 4. Treatment. Water can be disinfected through treatment. Chlorination is a common way of disinfecting drinking water. Chlorine is also used in swimming pools, ponds and water tanks. ट्रीटमेंट पानी का शोधन प्रक्रिया है, जिससे पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है और इसे पीने योग्य बनाया जाता है। क्लोरिनेशन एक सामान्य तरीका है पानी को डिसइंफेक्ट करने का, जिसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग न केवल पीने के पानी में किया जाता है, बल्कि स्विमिंग पूल, पॉन्ड्स, तालाब और वाटर टैंक्स, पानी के टैंक में भी किया जाता है ताकि पानी साफ और स्वच्छ बना रहे। क्लोरीन पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और अन्य पैथोजेंस, सूक्ष्मजीवों को मारने में मदद करता है और इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाता है। एक्टिविटी. स्टेट्स ऑफ वाटर. Water on Earth is found in 3 states: solid, liquid and gaseous. While in liquid form most of the Earth's water is saline. In gaseous and solid forms, water is almost in its pure state. Now answer the questions below. I. Describe the 3 states of water giving examples. पानी 3 रूपों में पाया जाता है: solid, ठोस, लिक्विड, तरल और गैशियस, गैस। उदाहरण के लिए, पानी जब सॉलिड रूप में होता है तो बर्फ बन जाती है, लिक्विड में पानी जैसा होता है और गैशियस रूप में भाप बन जाती है। लिक्विड फॉर्म में अधिकांश पृथ्वी का पानी सलाइन, खारी होता है, जैसे महासागर का पानी। गैशियस और सॉलिड रूपों में पानी लगभग प्योर, शुद्ध रूप में होता है, जैसे बर्फ, आइस और भाप, स्टीम में पानी। 2. What happens to salinity during evaporation? Evaporation, वाष्पीकरण
के दौरान सैलिनिटी खारापन बढ़ जाता है। क्योंकि जब पानी भाप के रूप में उड़ जाता है तो खारा पानी छोड़ जाता है और इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। 3. Observe the picture and describe the process of making salt from ocean water. समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया में पानी को गर्म किया जाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया, जिससे पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर सोलर इवेपोरेशन के माध्यम से होती है। Recycling. Recycling is the established process of purifying wastewater discharged by industries. Though recycling generally refers to reuse of resources, the process also involves purification. रिसाइक्लिंग एक स्थापित प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध किया जाता है। हालांकि रिसाइक्लिंग आमतौर पर संसाधनों के पुनः उपयोग को संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया में शुद्धिकरण भी शामिल है। 2. Recharge of underground water. Today, rainwater harvesting and check dams are used to recharge and enhance the underground water table. It is the most effective method of meeting water needs and preventing water shortages in a monsoon country like India. आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम्स का उपयोग भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसे संग्रहित करना। यह बारिश के मौसम में होने वाले पानी का उपयोग बाद में किया जा सकता है। चेक डैम्स छोटे छोटे बांध होते हैं जो नदियों या नालों पर बनाए जाते हैं ताकि पानी जमा किया जा सके। यह पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल में सुधार होता है। इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 3 other methods. All the above mentioned 5 processes involve purification, but conservation is more than purification. It means protection, preservation and efficient utilization of water resources. Some of the important conservation techniques are: सभी ऊपर बताए गए 5 प्रक्रियाएं प्योरिफिकेशन से संबंधित हैं, लेकिन कंजर्वेशन केवल शुद्धिकरण से कहीं अधिक है। कंजर्वेशन का मतलब है जल संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग। इसके कुछ महत्वपूर्ण कंजर्वेशन टेक्निक्स निम्नलिखित हैं। Improving vegetation cover by planting trees, grass or even bushes to check surface water runoff. Improving vegetation cover, पेड़, घास या झाड़ियां लगाकर सरफेस वाटर रन ऑफ को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना। यह जल को भूमि में समाहित होने में मदद करता है और वृष्टि के दौरान होने वाले जल बहाव को कम करता है। 2. Preventing pollution by taking adequate steps to prevent contamination of water. Preventing pollution, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। इसमें जल स्रोतों के पास औद्योगिक अपशिष्टों को न डालना और जल स्रोतों के पास मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना शामिल है। 3. Making legislations like banning pesticides in agriculture and using efficient means of irrigation like sprinkler irrigation. Making legislations, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का कृषि में उपयोग रोकने के लिए कानून बनाना और एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करना। Land, soil and water are interrelated in terms of their resource value. There can be no soil without water and rocks, as these are essential components of land needed for soil formation. This interrelationship enhances the resource value. Land, soil and water एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना जल के मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं है
और रॉक्स भी भूमि के घटक हैं जो मिट्टी बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इस इंटररिलेशनशिप के कारण इन सभी का रिसोर्स वैल्यू बढ़ता है।